पिछले एपिसोड में आपको पता लगा कि मिहिर के माँ बाबा और कोई नहीं बल्कि शिवानी और अर्जुन हैं और दूसरी ओर सलाखा नागिस्तान से लौटकर वापस शहर आ जाती है। मगर इस बार सलाखा कुछ बदली हुई सी नजर आती है। वही सलाखा और मिहिर बाकी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, जहां मिहिर सलाखा को मारने की कोशिश तो करता है मगर मार नहीं पाता। अब देखिए आगे की कहानी। मिहिर सलाखा को जैसे ही पानी में फेंकता है, सलाखा के शरीर का नीला रंग निकलने लगता है। यह देख मृणालिनी और मिहिर दोनों चौंक जाते हैं और सलाखा घबराते हुए पानी के अंदर डुबकी मार लेती है और अपने नागिन रूप में आकर वहां से तुरंत भाग जाती है। सलाखा भागकर उन लोगों से दूर जाती है और फिर नागिन रूप से मानव रूप में बदल जाती है। सलाखा के शरीर का नीला रंग आधे से ज्यादा उतर चुका था, जिसकी वजह से वो आधी गोरी और आधी नीले रंग की थी। मुझे इस खेल में अब मजा आ रहा है। वो तो मैं समय पर वहां से भाग गई, वरना मिहिर पता नहीं मुझे ऐसे देखकर क्या करता। और सलाखा फटाफट वहां से चली जाती है और अपने घर वापस लौटती है। सलाखा घर के बाहर खड़ी हो जाती है। अगर मैं ऐसी हालत में घर के अंदर गई और भुआ जी ने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और सलाखा अपने नागिन रूप में आकर खिड़की पर चढ़कर कमरे के अंदर जाती है और वापस इंसान रूप में आ जाती है। तभी सलाखा के कमरे का दरवाजा खुलता है और सलाखा ये देखकर घबरा जाती है। लगता है भुआ जी आ गई, अब मैं क्या करूं? नागरानी नागराज से, स्वामी, विशाखा बिटिया कल से ना कमरे से बाहर निकली है और ना ही कुछ खाया है। पता नहीं ऐसी कौन सी पूजा करने में व्यस्त हो रही है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। और नागराज विशाखा के कमरे के पास जाते हैं। विशाखा बेटा, ये कैसी जिद है कि तुम कमरे से ना ही बाहर आ रही हो और हमें अंदर भी नहीं आने दे रही हो? बाबा, मैंने माँ को बताया था ना कि मुझे 1-2 दिन के लिए मुझे बार बार तंग ना करें। जैसे ही मेरी पूजा पूरी हो जाएगी मैं बाहर आ जाऊंगी। और विशाखा नागराज की भी बात नहीं सुनती और नागराज भी वहां से चले जाते हैं। उधर गिरीश अभी भी गुफा के बाहर पहरा लगा रहा था। तभी गुफा के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। पानी, मुझे पानी दे दो प्लीज। गिरीश अंदर जाकर उसे पानी देता है। कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मेरी आंख पर ये पट्टी कैसी है? आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कल वहां। तब गिरीश उस लड़की के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। तुम जितना सोओगी उतना ही अच्छा रहेगा। और गिरीश गिरगिट रूप में आकर कटकानंद की गुफा में जाता है। कहो मेरे गिरगिट, क्या खबर है? बाबा, सब वैसा ही चल रहा है जैसा आपने कहा था। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तभी कटकानंद खड़ा होता है और अपनी गुफा की एक दीवार पर कुछ मंत्र मारता है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? कटकानंद जैसे जैसे मंत्र मार रहा था वैसे गुफा की दीवार बीच में से खुल रही थी और देखते ही देखते दीवार के अंदर से एक लड़की निकलती है, जिसका मुंह कटकानंद ने काले कपड़े से ढका हुआ था और उसे रस्सी से बांध रखा था। बाबा, ये कौन है? आ, यही तो होगी मेरी अगली चाल। तू बस देखता जा गिरगिट, मैं कैसे अपनी चालें चलता जाता हूँ। हा। आप महान है बाबा। हा। मिहिर और मृणालिनी दोनों साथ बैठे हुए थे। मृणालिनी, आज जो हुआ वो बहुत अजीब था। अजीब? कैसा अजीब? सलाखा कल से ही बहुत बदली सी लग रही है और आज तो उसका यूं पानी में गिरकर रंग बदल लेना और फिर अचानक गायब हो जाना सब अजीब सा है। ओहो मिहिर, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम बस अपने मकसद पर ध्यान दो। नहीं यार, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। पहले वाली सलाखा कितनी मासूम सी नाजुक सी लड़की थी और ये वाली सलाखा तो कैसे लड़ाइयां कर रही थी। शायद तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है मिहिर, तुझे बस अपनी माँ के बारे में ही सोचना है। सलाखा जैसे ही दरवाजा खुलता है बाथरूम में चली जाती है और सुलेखा अंदर आती है। सलाखा, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। वो भुआ जी, मैं कुछ देर पहले ही आ गई थी। वो थक गई थी तो इसलिए नहाने लग गई थी। अच्छा बेटा, वैसे आज मैं तेरे कमरे की सफाई कर रही थी, तब तेरी चादर पर मुझे ढेर सारा नीला रंग मिला। वो नीला रंग कैसा था? सलाखा ये सुनकर घबरा गई।
वो भुआ जी, मैं पिकनिक पर गई थी ना, तो दोस्तों के लिए कार्ड बनाए थे, इसलिए वो रंग बिस्तर पे गिर गया था। अच्छा बेटा, नहाकर खाना खाने आ जाओ। और सुलेखा वहां से चली जाती है। सुलेखा के जाते ही सलाखा बाहर आती है और इस बार वो पूरी नीली रंग की थी। सलाखा मौका पाकर बाहर जाती है और किसी को आवाज लगाती है। कहाँ हो तुम? लगता है मेरी बुआ जी को मुझ पर शक हो गया है। सलाखा बिटिया आ जाओ, खाना बन गया है। मगर सलाखा नहीं आती तो सुलेखा खुद उसे कमरे में बुलाने जाती है और देखती है कि वो कमरे में भी नहीं है। तभी वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि फर्श पर ढेर सारा वैसा ही नीला रंग बिखरा हुआ है। आखिर सलाखा के अंदर ये सब चल क्या रहा है? वो करना क्या चाह रही है? और सुलेखा सलाखा को पूरे घर में आवाज लगाने लगती है। सलाखा से मिलने कोई लड़का आता है जिसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। यहाँ चीजें मेरे हाथ से फिसल रही हैं। वहाँ सब कैसा है? वहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर किसी को भी पता चला कि तुम यहाँ हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके आती हूँ। तभी सुलेखा देखती है सलाखा बाहर पेड़ के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। सलाखा, तुम वहां क्या कर रही हो? सलाखा सुलेखा की आवाज सुनकर घबरा जाती है। अरे बाप रे, भुआ जी आ रही है, जाओ तुम यहाँ से, जल्दी जाओ। और सलाखा वापस घर के अंदर आती है। तुम वहां क्या कर रही थी? और वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? नहीं बुआ जी, कुछ भी तो नहीं। वो मेरा हवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। और वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वहां तो मैं अकेली थी। झूठ मत बोलो सलाखा, मैंने देखा था, वहां कोई था तुम्हारे साथ। ओफ वो बुआ जी, आप बहुत तंग करती हैं और मेरे कान भी बहुत ज्यादा खाती हैं। मैंने बोला ना कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था। अब जल्दी से मुझे खाना दो, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। और सुलेखा उदास होकर सलाखा को खाना दे देती है। सलाखा जैसे ही खाना खाती है, खाने की प्लेट में ही थूक देती है। ये कैसा अजीब सा खाना है, इसे तो जानवर भी ना खाएं। कुछ भी नहीं आता आपको तो बुआ जी। और सलाखा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सलाखा का ये बर्ताव देख सुलेखा रोने लगती है। ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? सलाखा ने आज से पहले कभी भी मेरे से ऐसी बात नहीं की और उसे मेरे हाथ का खाना तो सबसे स्वादिष्ट लगता था। और सुलेखा उदास होकर सोने चली जाती है। वहीं सलाखा खिड़की के पास खड़ी होकर हंस रही थी। इस खेल में मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर अफसोस अब इसको अंजाम देना ही होगा। और अगले दिन सलाखा उठकर रसोई में जाती है और सारे बर्तन जोर जोर से गिराने लग जाती है, जिसकी आवाज से सुलेखा उठ जाती है। अब तुझे सुबह सुबह क्या हो गया बेटा? मुझे भूख लगी है और घर में कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं है। एक काम करो, मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। 2000? पर इतने पैसे क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे पैसे चाहिए। पर घर में इतने पैसे तो नहीं है। क्यों? मेरे बाबा ने मुझे पालने के लिए जो भर भर के आपको पैसे दिए थे, उनका क्या? सुलेखा ये सुनकर सलाखा पर हाथ उठाने लगती है, मगर सलाखा सुलेखा का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देती है। मत दो, मैं अब कॉलेज जा रही हूँ। और सलाखा कॉलेज चली जाती है। सुलेखा सलाखा की बात से बहुत हर्ट होती है। सलाखा कॉलेज जाती है। सलाखा कॉलेज के बाहर खड़ी होकर, अब अंदर जाऊंगी तो वो मिहिर मिलेगा, और अगर उसने कल के बारे में कुछ पूछा तो? और वो कॉलेज के अंदर जाती है और देखती है मिहिर सामने ही खड़ा था। मिहिर सलाखा को देखकर मुस्कुराता है और उसकी ओर इशारा करता है और उसके पास जाता है। हाय सलाखा, कल तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मिहिर, वो मैं वो। और सलाखा बिना कुछ बोले ही मिहिर के गाल पर एक तमाचा मार देती है। ये देख मिहिर और बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। अब देखिए अगले भाग में आखिर सलाखा के मन में क्या खिचड़ी पक रही है और कटकानंद की गुफा में कैद उस लड़की का कौन सा राज है। क्या मिहिर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? ऐसे ही सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा केवल हमारे शो नागिन का प्यार सीजन 2 में, ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिहिर सलाखा के पास जाता है तो सलाखा बिना कुछ बोले उसके गालों पर चाटा मार देती है। यह देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा सलाखा? कितने बेशरम लड़के हो तुम मिहिर। कल तुमने बिना मेरी इजाजत के मुझे उठाकर पानी में फेंक दिया।
तुम बुरे हो, बहुत बुरे। और सलाखा वहां से चली जाती है। मिहिर को सलाखा के थप्पड़ का बहुत बुरा लगता है। मैं शायद गलत था। सलाखा ऐसी ही लड़की है। मुझे अब जल्दी ही अपने मकसद को पूरा करना होगा। तुम्हारी इस हरकत की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी लड़की। सलाखा खुश होकर घर लौट आती है और देखती है कि उसकी बुआ सुलेखा अभी भी वहीं बैठकर रो रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है बुढ़िया, मुझे भूख लगी है, खाना दे। और सलाखा जैसे ही जाने लगती है उसकी बुआ उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मेरी बच्ची, आखिर तुझे हुआ क्या है? मुझे तंग मत कर बुढ़िया, और जल्दी से खाना बना। सलाखा सुलेखा को धक्का दे देती है और कमरे में जाने लगती है। सुलेखा तभी देखती है कि उसके हाथों में नीला रंग लगा हुआ है। यह देख सुलेखा को शक हो जाता है। 1 मिनट सलाखा, रुको, कौन हो तुम? ये सुनते ही सलाखा घबरा जाती है। क्या मतलब मैं कौन हूँ? क्या आपकी याददाश्त कम हो गई है बुआ जी? मैं ही तो हूँ सलाखा। और यह कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस बारे में भैया से बात करनी होगी और वहां क्या चल रहा है यह भी पूछना होगा। और सुलेखा नागिस्तान में अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो भैया, यहाँ तो सब ठीक है, मगर ये सलाखा। और तभी सुलेखा के सिर पर जोरदार हमला होता है जो सलाखा ने ही किया था और सलाखा तुरंत फोन रख देती है। बड़ी आई मेरी बाबा से शिकायत करने वाली। तुझे तो पता भी नहीं है कि मैं तुझे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी, कंजूस बुढ़िया। सुलेखा बेहोश होने से पहले ये सब सुन लेती है और सलाखा वहां से चली जाती है। और फिर सलाखा नागिस्तान के जंगल में पहुंच जाती है। एकदम वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। और सलाखा हंसते हुए सामने बह रही नदी के पानी में कूद जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसके शरीर का नीला रंग एकदम गायब हो जाता है। वे सलाखा के भेष में विशाखा ही थी। सब मैंने किया, मगर अब नाम बेचारी उस सलाखा का आएगा। बहुत मजा आया, मगर अब जल्दी से जाकर पहले उस सलाखा की बच्ची को ठिकाने लगा देती हूँ। और विशाखा गुफा के पास जाती है जहाँ गिरीश खड़ा था। आ गई तुम, मिशन कैसा रहा? विशाखा गिरीश के हाथ पकड़कर घूमने लगती है। गिरीश गिरीश गिरीश, तुम तो बहुत खतरनाक दिमाग वाले हो। सलाखा विशाखा की आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और पीछे से विशाखा भी आ जाती है और दोनों बातें करती हैं। तभी गिरीश विशाखा को इशारा करता है और विशाखा सलाखा को बेहोश कर देती है। फिर गिरीश और विशाखा सलाखा को गुफा में ले जाते हैं। अब तुम फटाफट सलाखा का भेष ले लो और फिर उसकी जगह तुम चली जाओ शहर। विशाखा ठीक वैसे ही करती है और सलाखा को वहीं छोड़कर चली जाती है। अगर मैं सलाखा बनकर वापस चली जाऊंगी तो यहाँ पर सबको शक हो जाएगा। तभी विशाखा जादू से अपनी एक परछाई बना देती है। मेरी परछाई सुनो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम किसी को कमरे में मत आने देना। और विशाखा हंसती है। अब होगा असली खेल शुरू, मेरी बहन सलाखा। सुलेखा को होश आ जाता है। ये सब क्या हुआ? मुझे अभी भैया से बात करनी होगी। और सुलेखा फिर से नागराज के पास फोन लगाती है। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बहन? सुलेखा नागराज को सारी बात बताती है। आप देखिए कि विशाखा अपने कमरे में है क्या? और नागराज फोन होल्ड करके कमरे में देखने जाता है, मगर कमरे में विशाखा थी ही नहीं, बस एक परछाई थी जो विशाखा के इशारे पर जवाब देती थी। विशाखा बेटा, दरवाजा खोलो। पर विशाखा दरवाजा नहीं खोलती है। नागराज बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, मगर विशाखा दरवाजा नहीं खोलती। ठीक है, यही तुम्हारी जिद है ना? मैं भी आज अंदर आकर ही रहूंगा। अच्छा गिरीश, तुम सलाखा को इसकी जगह पहुंचा दो और मैं भी चलती हूँ, मुझे जल्द ही घर पहुंचना होगा। और विशाखा अपने घर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसके बाबा की आवाजें आती हैं। ये क्या? मुझे कुछ भी कर कर अपने कमरे में पहुंचना होगा। अगर बाबा को पता चला कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो मेरा बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा। और विशाखा अपने नागिन रूप में आ जाती है। नागराज भी नाग रूप में आकर दरवाजे के नीचे से विशाखा के कमरे में घुस जाते हैं और वापस मानव रूप में आ जाते हैं। पर नागराज देखते हैं कि विशाखा वहां थी ही नहीं।
तभी वो बिस्तर पर चादर हटाकर देखते हैं तो विशाखा वहां सो रही थी। विशाखा सोने का नाटक करते हुए नागराज को देखती है। बाबा, आप अंदर कैसे आए? वो तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी? हाँ बाबा, लंबी पूजा के बाद मैं थक गई थी, इसलिए गहरी नींद में थी। अच्छा मेरी बिटिया, तुम आराम करो। और नागराज बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। नागराज फोन उठाकर वापस सुलेखा से बात करते हैं। सुलेखा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। विशाखा तो घर पर ही है। तुम एक बार सलाखा को समझा कर देखो, नहीं तो फिर मैं वहाँ आता हूँ। और नागराज फोन रख देते हैं। विशाखा ये सब छिपकर सुन रही थी और वो बहुत खुश थी। गिरीश सलाखा को उठाकर शहर ले जाता है और खिड़की से सलाखा के कमरे में जाकर उसे बिस्तर पर सुला देता है। तभी गिरीश अपने हाथों की दस्ताने उतारकर सलाखा के सिर पर हाथ फेरता है। गिरीश के हाथ गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे और एकदम अजीब से थे। सलाखा, इसे तुम्हें पिछले 2 दिन का कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब आखिर कैसे हुआ। गिरीश संदेश भेजता है। बाबा, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है और जैसा कि आपने कहा था, उस मिहिर और मृणालिनी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो एकदम वैसा ही हुआ है। शाबाश मेरे गिरगिट, शाबाश। और गिरीश वहाँ से चला जाता है। सुलेखा नागराज की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। इसका मतलब है कि ये जो सब हो रहा था वो सच में सलाखा ने ही किया था। तभी सलाखा को होश आ जाता है। आह, मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और सलाखा उठकर सुलेखा के पास जाती है। बुआ जी, आप रो क्यों रही हैं? और सुलेखा सलाखा को देख वो सब याद करती है। दूर हट मुझसे। पर बुआ जी, हुआ क्या है? मुझसे पूछ रही है मुझे क्या हुआ है? और तुझे क्या हुआ है सलाखा, जो तू ये सब करने पर उतर रही है? दूर रहे मुझसे। और बुआ जी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। सलाखा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया बुआ जी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं नागिस्तान थी और अब यहाँ हूँ, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। गिरीश कटकानंद के पास जाता है। बाबा, आपने मिहिर और उस मोरनी से विशाखा के सलाखा बनने की बात क्यों छिपाई? मूर्ख, क्योंकि मेरी ये चाल आगे कितना बड़ा तूफान लाएगी ये तू नहीं जानेगा और ना ही तू जानता है। तभी गिरीश की नजर गुफा की दीवार पर पड़ती है। अच्छा बाबा, अब तो बता दो, आखिर ये लड़की कौन है जिसे आपने कैद कर रखा है? हा 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 हा। ये लड़की सालों पहले मेरे गुरु कौशिक की एक बेवकूफी का नतीजा है। मतलब बाबा? तुझे सब बहुत डिटेल में बताना पड़ता है, तो सुन आगे। सालों पहले शिवानी नाम की नागिन और अर्जुन की कहानी खत्म करने के लिए कौशिक ने एक विषकन्या को बुलाया था जिसका नाम अंजलि था, मगर उस अंजलि ने कौशिक को धोखा देकर शिवानी से हाथ मिला लिया और फिर कौशिक के खिलाफ ही चालें चलने लगी। मगर शिवानी के आगे ना ही बाबा कौशिक टिक पाए और ना ही वो तांत्रिक गुरु। मगर मैं किसी गद्दार को कैसे जाने देता। जब शिवानी और अर्जुन कौशिक को मारकर वापस लौटे तो अंजलि भी उनसे मिलकर अपनी दुनिया में वापस जा रही थी, मगर तभी वहां मैं आ गया और मैंने एक बूढ़े का भेष लेकर अंजलि को रोका। बेटी, ओ बेटी, मुझे बेचारे बूढ़े को जंगल पार करा दो। जी बाबा, चलिए। और जैसे ही वो जंगल के उस पार आई, मैंने उसे अपने कैद में ले लिया। हा 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 हा। और तब से बेचारी आजाद होने के लिए तड़प रही है, मगर मैं इसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। आप महान हो बाबा। और गुफा में जल रही मशाल की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है जो अंजलि ही होती है। पानी, पानी, मुझे जाने दो प्लीज। और कटकानंद गुस्से से उस पर एक मंत्र फूंककर उसे वापस दीवार में कैद कर देता है। अगले भाग में देखिए कि क्या सलाखा जान पाएगी उसके साथ क्या हो रहा है, या विशाखा अपने दुष्ट इरादों में कामयाब हो पाएगी, और कटकानंद का अंजलि को सालों तक कैद रखना कैसे शिवानी की कहानी को जोड़ देगा 2 जुड़वा बहनों की कहानी से। जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा टीवी। सलाखा अभी भी नहीं समझ पाई थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, और अगले दिन वो कॉलेज जाती है, मगर वहाँ उससे कोई भी बात नहीं करता।
क्या बात है, आज मुझे कोई भी नील गाय बोलकर नहीं चिढ़ा रहा। कुछ तो अजीब सी बात है। तभी सलाखा को दूर से आता मिहिर नजर आता है और वो मिहिर को आवाज लगाती है। मिहिर, कहाँ जा रही हो? आओ गार्डन में चलते हैं। मगर मिहिर सलाखा की बात सुनकर अनसुना कर देता है और दूसरी ओर चला जाता है। ये क्या, मिहिर भी मुझसे बात नहीं कर रहा? तभी मृणालिनी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ मृणालिनी तुम आ गई। देखो ना, यहाँ सब कितना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि तुमने क्या किया है। कल तुमने अच्छा नहीं किया सलाखा। पर आखिर मैंने किया क्या, मुझे ये तो बताओ। कल तुमने मिहिर को पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मार दिया, वो भी बिना किसी गलती के। हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मृणालिनी वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने मृणालिनी को थप्पड़ मारा? पर मुझे कुछ याद ही नहीं। मुझे मिहिर से बात करनी होगी। और सलाखा मिहिर को ढूंढने लगती है। विशाखा सलाखा की जिंदगी में तमाशा करके बहुत खुश हो गई थी कि तभी उसे अपने बाबा के कमरे से कुछ खुशखुशाहट सुनाई देती है और वो छिपकर अपने माँ बाबा की बातें सुनती है। हमारी दोनों बच्चियां देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई ना, इनके ब्याह की उम्र हो गई है अब। हाँ स्वामी, सलाखा और विशाखा दोनों ही अब शादी के लायक हो गई हैं। ये सुनकर विशाखा शर्माने लगती है। क्या शादी? मुझे शादी तो बचपन से ही बहुत पसंद है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ भाग्यवान कि पहले विशाखा की शादी करा देते हैं और तब तक सलाखा की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। हाँ स्वामी, और फिर विशाखा की विदा होने के बाद सलाखा को कुछ दिन अपने पास रहने के लिए भी बुला लेंगे। ये सुनते ही विशाखा को बहुत अधिक क्रोध आता है। ये सलाखा फिर से बीच में आ गई। मैं शादी करके चली जाऊं और ये यहाँ ऐश करे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और विशाखा क्रोध में आकर जंगल चली जाती है और गिरीश को बुलाती है। क्या हुआ मेरी रानी, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और विशाखा गिरीश को सारी बात बताती है। गिरीश ये सुनकर मन में बहुत खुश होता है। यही सही मौका है इस बेवकूफ लड़की के दिमाग में मेरी बातें डालने का। तो विशाखा, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? तुम खुद ही अपने लिए कोई लड़का पसंद क्यों नहीं कर लेती? क्या मैं? पर मैं कैसे? विशाखा, अपनी दोनों आंखें बंद करो और देखो तुम्हें किसका चेहरा दिखाई देता है। और विशाखा ऐसा ही करती है और उसे आंख बंद करने पर मिहिर का चेहरा नजर आता है। विशाखा मिहिर के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी और हवा से उसके बाल लहरा रहे थे और विशाखा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ओ गिरीश, तुम एकदम सही कह रहे थे। मुझे मिल गया वो लड़का जिसकी मुझे तलाश है। ओ मेरे मिहिर, अब तुम ही करोगे मुझसे शादी। और विशाखा घर वापस लौट आती है और गिरीश कटकानंद के पास जाता है। बाबा, मुझे एक बात बताइए, हमारा मकसद मिहिर के हाथ से नागिन को मारना था, तो ये दोनों बहनों की आपस में लड़ाई कराने से क्या होगा? बच्चे, तू अभी ठीक से सोच नहीं सकता। मैं बाबा हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जब तक इन जुड़वा नागिनों की नियति में लिखा सच नहीं हो जाता, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए ये खेल अभी जरूरी है। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। कटकानंद गुफा की दीवार में से अंजलि को बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। छोड़ दो मुझे दुष्ट, जाने दो। आज सालों बाद तू मेरे काम आने वाली है, तू ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे मिहिर के पास जाकर उसे सलाखा के करीब लाना होगा। मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी कटकानंद। कटकानंद अंजलि पर बात करता है और अंजलि दर्द से रोती है। अगर तू ये काम नहीं करेगी तो तू जानती है ना मैं उसके साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। हाँ, मगर ध्यान रहे, तुम जब भी इस गुफा से बाहर जाओगी तुम्हारा चेहरा हमेशा ढका रहेगा, वरना। और अंजलि अपने ढके हुए चेहरे के साथ शहर चली जाती है। अंजलि ना ही मिहिर को जानती थी कि वो शिवानी का बेटा था और ना ही कटकानंद के इरादों को। बेचारी अंजलि मजबूरी में मिहिर को खोजने लगती है और ढूंढते ढूंढते कॉलेज पहुंच जाती है और देखती है कि बेंच पर एक लड़की बैठकर रो रही थी जो खुद सलाखा थी। अंजलि उसके पास जाती है और उसका सर सहलाती है। आप कौन है? बेटा, मैं तो यहाँ किसी को ढूंढते हुए आ गई हूँ, मगर तुम क्यों रो रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सलाखा है। मेरा दोस्त मिहिर मुझसे नाराज है। और सलाखा अंजलि को सारी बात बताती है। सलाखा और मिहिर, ये तो वही नाम है जो उस तांत्रिक ने मुझे बताए थे। लगता है मैं एकदम सही जगह पहुँच गई हूँ। बताइए आंटी, आप कौन है? हाँ, आंटी ही तो हूँ मैं, मिहिर की। कहाँ है वो? अरे, आप खड़ी क्यों है आंटी? पर आप यहाँ कैसे?
बेटा क्या बताऊं, मिहिर घर से नाराज होकर आ गया है। ना ही वो किसी से बात करता है और ना ही हमसे मिलना चाहता है। वो मुझे भी यहाँ देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए मैं जब उससे मिलूं तो तुम उसे कुछ मत बताना। मगर उसने आपको पहचान लिया तो? सलाखा, क्या तुम मुझे अपनी आंटी बता सकती हो? और सलाखा इस बात के लिए मान जाती है और दोनों मिहिर के पास जाते हैं। मिहिर सलाखा को देखकर फिर से गुस्सा होता है। मिहिर बेटा, आखिर दोस्तों के बीच तो गलतियां होती ही हैं। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब गुस्सा थूक दो बेटा। आप कौन? मिहिर, ये मेरी आंटी है, गांव से आई है। सब अंजलि के बारे में झूठ बोलते हैं। मिहिर, आई एम सॉरी, मैं सच में नहीं जानती कि पिछले 2 दिन में मेरे साथ क्या हुआ है। मगर अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो। और सलाखा रोने लगती है। ये देख मिहिर को सलाखा पर प्यार आ जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। आज सलाखा को गले लगकर मुझे वही पुरानी सलाखा महसूस हो रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी वहाँ मृणालिनी आ जाती है। अरे, दोनों का मिलन हो ही गया। वैसे ये कौन है? न्यू एडमिशन है क्या, या मेरी ही तरह ऐसे ही भटक रही है? शैतान, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। मृणालिनी ये सलाखा की आंटी हैं। मृणालिनी, वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है। उसका नाम भी ऐसा ही हुआ करता था, ना जाने कहाँ है वो। और फिर कॉलेज के बाद सलाखा अंजलि को अपने घर ले आती है। बुआ जी, ये मेरी दोस्त की आंटी है, कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रह सकती हैं क्या? तेरी जो मर्जी वो कर, मुझे क्या। वैसे भी मैं तेरे बाबा के पैसों पर पलती हूँ ना। और सुलेखा अंदर चली जाती है। ये देख सलाखा रोने लगती है। आखिर इस बच्ची की जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है? मुझे जानना ही होगा। उस पापी कटकानंद की वजह से मैं किसी मासूम के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे अब होशियारी से काम लेना होगा। और सलाखा अंजलि को उसका कमरा दे देती है। गिरीश कटकानंद की गुफा में होता है। सुन मेरे गिरगिट, अपने इस रंग रूप से तुझे एक और चाल चलनी होगी। और कटकानंद गिरीश को चाल बता देता है। विशाखा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को निहार रही थी, जिसमें उसे बस मिहिर का चेहरा ही नजर आ रहा था। विशाखा आंख बंद करती है और उसे दिखाई देता है कि कैसे मिहिर ने उसे गोद में उठाया था। मिहिर विशाखा को गोद में उठाकर फूलों के बाग में घुमा रहा है और फिर अचानक से उसे नदी में फेंक देता है और दोनों नदी के पानी में अटखेलियां करने लग जाते हैं, दोनों हंसते हुए। विशाखा ये सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी और सोचते सोचते अपने बिस्तर में जाकर सो जाती है। विशाखा गहरी नींद में थी कि तभी उसके कमरे में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे विशाखा की नींद खुलती है और वो धुंधली आंखों से देखती है कि उसके कमरे के सामने एक लड़की खड़ी होती है। उठा बहन, और कितना सोएगी? मेरी नींद हराम करके तू यहाँ सुकून से कैसे सो सकती है प्यारी बहना? और विशाखा चौंक कर उठती है तो देखती है सामने सलाखा खड़ी होती है। सलाखा, तू यहाँ कैसे? अब देखिए अगले भाग में, क्या अंजलि कटकानंद का मकसद समय पर जानकर सब कुछ रोक पाएगी या दोनों बहनें एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएंगी? नागिन का प्यार अब जाने वाला है एक दिलचस्प मोड़ पर, इसलिए देखना ना भूलें हमारे सभी एपिसोड्स को ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। अंजलि सलाखा के सोने के बाद बाहर जाती है और अपने नागिन रूप में आ जाती है और आसपास के सांपों को आवाज लगाती है। धीरे धीरे सब सांप आकर अंजलि के पास आ जाते हैं। कहो नागिन, तुमने हमें क्यों आवाज लगाई? मुझे नागिन शिवानी के बारे में जानना है। सालों पहले मैं यहाँ से चली गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? माफ करना नागिन, शिवानी का तो हमें भी कुछ नहीं पता। वो अपने पूरे परिवार के साथ न जाने कहाँ गायब हो गई। सभी सांप वापस चले जाते हैं। गायब हो गई? मगर ऐसे कैसे गायब हो गई? अर्जुन, मांझी, पीहू सब कहाँ चले गए? मैं बिना शिवानी की मदद के कटकानंद से उसे नहीं बचा पाऊंगी। तभी अंजलि के पीठ पर कोई हाथ रखता है, जो सुलेखा थी। अरे, आप सोई नहीं अभी तक? वो बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। और सुलेखा और अंजलि बैठकर बातें करने लगते हैं। सुलेखा अंजलि को सब बता देती है कि कैसे सलाखा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। जितना मैं सलाखा को जान गई हूँ, ये तो बिल्कुल मेरी शिवानी की तरह है, प्यारी सी। तो ये सब ऐसा नहीं कर सकती। जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना होगा। अब बहन जी, अब बुरा न मानना, मगर मुझे लगता है कि आप सलाखा को समझ नहीं पाई। क्या? पर कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सलाखा कोई नाटक कर रही हो, ये जानने के लिए कि अगर वो बाकी लोगों जैसी ही हो तो आपको कैसा लगेगा। वैसे भी बच्चों में इतनी ही समझ होती है।
हाँ, वैसे मेरी सलाखा है बहुत प्यारी। और सुलेखा सलाखा को माफ कर देती है। अगले दिन सलाखा कॉलेज जा रही होती है। तब सुलेखा आवाज लगाती है, अरे बिटिया मेरी, क्या भूखी ही कॉलेज जाएगी? ले खाना खाकर जा। ये देख सलाखा रोते हुए अपनी बुआ को गले लगा लेती है और कॉलेज चली जाती है। उधर गिरीश और विशाखा जंगल में बैठे हुए थे। आगे क्या सोचा है तुमने विशाखा रानी? सोचना क्या है, मैं तो मिहिर से ही शादी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। तो मार डालो अपनी बहन विशाखा को। ये सुनते ही विशाखा चौंक जाती है। क्या? हाँ, एकदम सही सुना तुमने। क्या तुम भी यही नहीं चाहती हो? और विशाखा ये सुनकर मुस्कुराती है और जोर से हंसती है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचते हैं अब। और विशाखा चली जाती है। बाबा, अपनी चाल काम कर गई। बहुत जल्द हम मंजिल के करीब होंगे। हा 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 हा। तभी एक बड़ी मक्खी आकर गिरीश के चारों ओर उड़ने लगती है और गिरीश अपनी गिरगिट की जीभ निकालकर उसे खा जाता है। मृणालिनी, मुझे लगता है हम गलत कर रहे हैं। माँ को वापस लाने के लिए मैं सलाखा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। पागलपन मत करो मिहिर, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा और फिर मेरी बहन का बदला मैं कैसे लूंगी? नहीं, हमें सलाखा को मारना ही होगा। सलाखा तभी वहां आ जाती है। मारना होगा? किसे मारना होगा? मैं। अरे ये कौन सी बोली है मिहिर? अरे सलाखा, मिहिर को मैं समझा रही थी कि अगर किसी को लेकर मन में फीलिंग्स है तो उसे मार मत, बल्कि बता दे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बता ही देना चाहिए। पर आखिर है कौन वो लकी गर्ल? तुम, और कौन? और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सलाखा ये सुनकर शर्मा जाती है। वो ये पागल अभी क्या कहकर गई थी? और सलाखा शर्मा कर वहां से जाने लगती है कि तभी मिहिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और सलाखा के गालों को चूम लेता है। क्यों, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ मेरी प्यारी नीलपरी? सलाखा मुस्कुराकर मिहिर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं आज उस बाबा को कह दूंगा कि वो मेरी जान ले ले, मगर मैं किसी की जान नहीं लूंगा। और मिहिर कटकानंद के पास चला जाता है। आओ बच्चे आओ, कैसा चल रहा है तेरा मकसद? मुझे माफ करो बाबा, मैं ये सब और नहीं कर सकता। मैं किसी मासूम की जान कैसे ले सकता हूँ भला? तू जानता है इसका अंजाम क्या होगा? बाबा, आप मेरी जान ले लीजिए, चाहे तो कुछ भी कर लीजिए, मगर अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। हा 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 हा। मैं जानता था एक मूर्ख लड़का ऐसा कभी भी कर सकता है, मगर तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। और कटकानंद अपने गोले पर हाथ घुमाकर मंत्र मारता है और उस गोले के अंदर शिवानी किसी जगह पर कैद थी और उसकी हालत बहुत कमजोर थी। पानी, पानी, कोई पानी दे दो मुझे। माँ, मेरी माँ। और कटकानंद हाथ घुमाकर सब गायब कर देता है। नहीं माँ, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? और मिहिर जाकर कटकानंद की गर्दन पकड़ लेता है। तो इतने समय से तू मुझे पागल बना रहा था तांत्रिक। तूने कहा था माँ खतरे में है, पर मेरी माँ को तो तूने ही कैद कर रखा था। तभी गिरीश पीछे से आकर मिहिर को पकड़ लेता है। हा 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 हा। मैं ही था वो जिसने ये सारा खेल रचाया था। अब तू क्या करेगा लड़के? अगर तूने उस लड़की को नहीं मारा तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। मिहिर उदास होकर वापस लौट जाता है। बाबा, कल हम हमारा मकसद पूरा कर लेंगे। कल विशाखा सलाखा को अपने हाथों से मार डालेगी। मगर क्या? मगर मैं एक बात नहीं समझ पाया अभी भी। जब मिहिर सलाखा को मारने वाला है तो आपने मुझे विशाखा वाली चाल चलने को क्यों कहा? यही तो है असली मजा खेल का। हा हा हा। गिरीश अपने गिरगिट रूम में आकर पूंछ हिलाता है। बाबा, आज तो आपको सब सच बताना ही होगा कि आखिर इन जुड़वा नागिन बहनों की क्या कहानी है। प्लीज। ठीक है, तो सुन, ये कहानी कोई आज की नहीं,
ये कहानी सालों पहले की है, जब कौशिक नाम का मेरा तांत्रिक गुरु नागमणि के पीछे पड़ा हुआ था। और शिवानी नाम की नागिन कौशिक के रास्ते का कांटा बन चुकी थी। कौशिक ने उस समय अंजलि को विष कन्या के रूप में पैदा किया, मगर अंजलि ने भी कौशिक को धोखा दिया। और एक दिन जब शिवानी और कौशिक की लड़ाई हो रही थी, तब शिवानी ने कौशिक को हरा दिया और अपनी नागमणि को नागलोक की नागरानी को सौंप दिया। ये देख कौशिक तो तिलमिला ही उठा था, मगर नागलोक में भी बहुत कुछ हुआ था। ना ही तब नागिस्तान जैसी जगह थी। नागलोक में? मगर कैसे? नागलोक की रानी नागमणि को नागलोक में सुरक्षित ले गई। नागलोक की नागरानी और नागराज का एक नाग नागिन का जोड़ा बहुत खास दोस्त था। नागरानी की दोस्त सुरभि नागमणि को देखकर बहुत खुश हुई। उधर सुरभि का पति नरेश भी यह देख बहुत खुश हुआ। प्रिय, नागमणि की शक्ति बहुत तेज होती है, तो इसे संभाल कर रख दो। अब ये एकदम सही जगह आ गई है। क्यों नरेश, सही कहा ना? नरेश बस नागमणि को निहार रहा था। हाँ, सही कहा। क्या मैं इसे एक बार छू सकता हूँ? नरेश और सुरभि नागमणि को छूते हैं और नागरानी फिर उसे सुरक्षित रख देती है। उस रात को उस नाग नागिन के जोड़े को नींद नहीं आई। सुरभि, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ स्वामी, कितनी सुंदर थी ना वो नागमणि। और दोनों रात में ही जाकर नागमणि चुराकर अपने पास छिपा लेते हैं और बहुत खुश होकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं, तब नागलोक में नागमणि के नाम पर हंगामा मचा हुआ था। सब चोर को ढूंढ रहे थे। नागरानी और नागराज उदास होकर बैठे हुए थे। सुरभि और नरेश भी उनके पास आ जाते हैं। कोई नहीं दोस्त, एक पत्थर ही तो था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता चला गया। नागमणि के चोरी हो जाने से नागराज और नागरानी बीमार रहने लगे, मगर सुरभि और नरेश ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तभी नागलोक में एक भविष्यवाणी हुई। तुम जानना चाहते हो? नागमणि यही है, नागलोक में ही, जो तुम्हारे एकदम करीब है, उसी के पास। ये सुनते ही सुरभि और नरेश एकदम डर गए और फिर अपने कमरे में आकर नागमणि की शक्ति से दोनों हमेशा के लिए नागलोक से गायब हो गए। नागराज सुरभि और नरेश से मिलने जैसे ही पहुंचे, उन्होंने वहां सब खाली पाया। यह देख वो समझ गए कि उनके अपने ही दोस्त उनके साथ ऐसा किया है। नागरानी को इस बात का बहुत सदमा लगा, क्योंकि सुरभि उनकी सबसे खास दोस्त थी और नागरानी अधिक बीमार रहने लगी। सुरभि और नरेश ने पृथ्वीलोक पर जाकर अपनी खुद की जगह बना ली थी, नागिस्तान नाम की, और वहां के नागराज और नागरानी बनकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब नागराज को यह पता चला, तो वह नरेश के पास नागिस्तान पहुंचे। नरेश उन्हें देखकर डर गया था। नरेश, मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं कहने आया हूँ, पर मेरी प्रिय को बचा लो। वो बहुत बीमार है और उसे केवल ये नागमणि की शक्ति ही ठीक कर सकती है। मगर नरेश ने उनकी बात का मजाक बनाकर वहां से भगा दिया। धीरे धीरे नागरानी तो ठीक हो गई, मगर नागलोक और नागिस्तान की दुश्मनी बढ़ती गई। फिर हुई नरेश और सुरभि की दो जुड़वा बच्चियां, सलाखा और विशाखा। ओ, विशाखा के माँ बाबा ही थे सुरभि और नरेश। मगर उन दोनों का इन सब से क्या मतलब मालिक? हा, तुझे क्या सब अभी जानना है? पहले खुशखबरी तो सुना। हा। अब देखिए आगे क्या मिहिर और सलाखा की प्रेम कहानी को शुरू होने से पहले विशाखा खत्म कर देगी। जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा हिंदी टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन विशाखा और गिरीश फिर से मिलते हैं। तो क्या सोचा तुमने विशाखा? अपना प्यार पाना है या उस सलाखा को पूरी जिंदगी झेलना है? नहीं गिरीश, मैं अपना प्यार जरूर पाऊंगी, मगर कैसे? और गिरीश उसके कान में अपनी बात कह देता है और विशाखा वो सुनकर मुस्कुराती है। ओ मेरे मिहिर, तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। ऐसी छिपकर मैं कब तक बैठी रहूंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसे ढूंढना ही होगा। और अपने नागिन रूप में आ जाती है और शिवानी के पुराने घर पर जाती है, जो एकदम खंडर हो चुका था। अंजलि मानव रूप में आ जाती है और घर की ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है। ये सब कैसे हो गया? कितना सुंदर था हम सबका ये घर। अंजलि पुरानी यादों को याद करती है। यहाँ इस कुर्सी पर माँ जी बैठकर हमें डांटती थी और पीहू तो घर की रौनक थी। अंजलि दीदी, आ गई मेरी शैतान।
और पीहू भागकर अंजलि को गले लगा लेती है। आखिर इस हंसते खेलते परिवार को हुआ क्या है? 20 सालों में ऐसा क्या बदल गया? तभी अंजलि को वहां जमीन पर पड़ी हुई एक फोटो नजर आती है। अंजलि उसे उठाकर साफ करती है और उसमें देखती है कि शिवानी, अर्जुन और पीहू के साथ खड़ी थी और शिवानी के पास एक बच्चा भी खड़ा था। मगर अंजलि नहीं जानती थी कि मिहिर ही शिवानी का बच्चा है, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाई। अरे, ये नन्हा सा लड़का कहाँ गया आखिर? अंजलि एक बार सबसे बचकर शिवानी से मिलने जाती है। अरे अंजलि, कहाँ चली गई थी तुम? इतने दिनों बाद आई हो। माँ, ये आंटी कौन है? बेटा, ये आंटी नहीं मासी है। ये तुम्हारी माँ की बहुत खास दोस्त है। तभी अंजलि मिहिर को गोद में उठाकर प्यार करती है, मगर अचानक अंजलि के कान में एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर वो घबरा जाती है। बस तुम्हारे वापस आने का समय आ गया है। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो तो हो गया। अब वापस मेरी कैद में आ जाओ लड़की। अच्छा शिवानी, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ? मगर ऐसे कैसे? इतनी जल्दी क्यों? नहीं, वो छोटी भी अकेली होगी। अब मैं दोबारा आऊंगी तुम्हारे पास। और अंजलि वहां से निकलकर एक गुफा में जाती है जहां कटकानंद बैठा हुआ था और वो अंजलि को फिर से बांधकर गुफा की दीवार के पीछे कैद कर देता है। अच्छा, तो उस नागिन का एक बेटा भी है। अब आएगा कहानी में मजा। किसे पता था? वो आखिरी दिन था जब मैंने तुम्हें देखा था शिवानी। मुझे लगता है कि तुम्हारे गायब होने के पीछे जरूर उस दुष्ट तांत्रिक का हाथ है। हे नागदेव, ये कैसी उलझन है? एक तरफ मुझे मेरी छोटी को बचाना है, दूसरी तरफ शिफानी का पता लगाना है, तीसरी ओर अगर मैंने मिहिर और सलाखा के साथ खेल नहीं किया तो वो तांत्रिक। मैं क्या करूं नागदेव, मैं क्या करूं? तभी अंजलि का रोना सुनकर नागदेव प्रकट हो जाते हैं। बेटी, यूं परेशान मत हो। नागदेव, ये सारी चीजें मैं एक साथ कैसे करूं? ना ही मुझे ये पता कि शिवानी का परिवार आखिर है कहाँ। चिंता मत करो, शिवानी का बेटा भी उसी की तलाश में है और तुम्हारी और उसकी मंजिल एक ही है। क्या? मगर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? तभी नागदेव एक पीली रोशनी छोड़ते हैं जो उड़ते हुए मिहिर के कमरे में जाती है और सोते हुए मिहिर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। शिवानी बेटा जहाँ कहीं भी है, मैंने उसकी नाग शक्तियाँ उसमें जगा दी हैं। इससे बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकोगे। अंजलि ये जानकर खुश होती है और नागदेव को प्रणाम कहती है। नागदेव गायब हो जाते हैं। मैं अब तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी बच्चे। अंजलि ये सब कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देर रात को मिहिर और मृणालिनी दोनों बाहर बैठे हुए थे। क्या हुआ मिहिर, तुम इतने परेशान क्यों हो? मृणालिनी, ये सब हमारे साथ वो तांत्रिक बहुत गलत कर रहा है। हमें इन सब से बाहर आना ही होगा। पर मिहिर, मैं बाहर आकर क्या करूंगी? मेरे जीवन का तो केवल एक ही मकसद है, उस तांत्रिक की मौत। ये सुनकर मिहिर चौंक जाता है। क्या? पर मुझे तो लगा था कि तुम उस तांत्रिक के लिए ही काम करती हो, क्योंकि तुम एक मोरनी हो और उसी ने तुम्हें बनाया है। वो सब तो मैंने उसका विश्वास जीतने के लिए किया था, ताकि एक दिन मौका पाकर मैं उसे खत्म कर सकूं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर क्यों? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? पहले तुम बताओ, तुम आखिर इसके जाल में कैसे फंस गए? ये बात कुछ साल पुरानी है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। माँ, बाबा और मैं। दादी मर चुकी थी तो हम लोग खुशी खुशी रहते थे। और एक रोज मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त है और माँ और बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। माँ, कहाँ हो तुम? मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं रोता हुआ बाहर गया। मैंने इधर उधर देखा और फिर तभी मुझे थोड़ी दूर पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक साधु दिखाई दिया। मैं उस साधु के पास गया। बाबा, जैसे ही मेरा आंसू उसके पांव पर गिरा, वो मेरे बारे में सब बताने लगा। क्यों बच्चे, माँ के खोने से परेशान है? जी बाबा। भूल जा, अब तू भूल जा उसे। वो तुझसे हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। वो ले गया उसे। मिहिर ये सुनकर बहुत रोने लगा और साधु से मदद मांगने लगा। ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। हाँ बाबा, मैं सब करूँगा। और फिर कभी उसने मुझे बकरी की बलि दिलाई तो कभी बिल्ली की। उसने मुझे मुर्गी का खून भी लाने को कहा। फिर मिली तुम्हें तुम्हारी माँ?
और एक दिन मैं उस साधु के स्थान पर गया तो मैंने देखा वहां काले कपड़ों में बैठा हुआ था, और मैंने देखा तो वो वही साधु था जो मुझे मिला था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। अगर अपनी माँ की सलामती चाहता है तो तुझे एक लड़की की बलि देनी होगी, उससे वो तेरी माँ को छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? कौशिक। कौशिक ने ही तुम्हारी माँ को कैद कर रखा है। ठीक है, मैं वो सब करूंगा जिससे मेरी माँ वापस आ सके। और फिर ये सब हुआ। क्या कहा तुमने? कौशिक ने कैद कर रखा है? मगर ये कैसे हो सकता है? कौशिक तो मर चुका है। हाँ, और मेरी माँ उस कटकानंद के पास ही कैद है। अब तुम अपनी कहानी बताओ। मैं मेरी बहन की मौत का बदला लेने आई हूँ मिहिर। बहुत साल पहले उसी कौशिक ने मेरी बहन को एक नागिन के पीछे भेजा था, मगर मेरी बहन भी गलत नहीं कर सकी, और उसके बाद उस कौशिक के मरने के बाद उस कटकानंद ने उसे मार डाला। और मृणालिनी रोने लग जाती है। ओह, ये बात है। मिहिर, अगर तुम चाहते हो कि तुम इन सब से बाहर निकलो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और मृणालिनी मिहिर का हाथ पर हाथ रखती है। मिहिर के हाथ बहुत ठंडे होते हैं, जिसे छूते ही मृणालिनी अपने असली रूप में आ जाती है, एक नागिन के रूप में। मिहिर ये देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या? तुम एक नागिन हो? तो वो मोरनी रूप कौन थी? ये क्या हुआ? मैं नागिन कैसे बन गई? ये सब क्या है मृणालिनी? मिहिर, हाँ, मैं असली में एक नागिन ही हूँ। कटकानंद को मुझ पर शक ना हो इसलिए मैं मोरनी के रूप में आई थी और मोरनी की झूठी कहानी भी सुनाई, मगर आखिर में अपने आप नागिन रूप में कैसे आ गई? और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अब मुझे चलना चाहिए। और मिहिर वहां से चला जाता है। ये सब अभी कैसे हुआ? मुझे पता लगाना ही होगा। अंजलि दरवाजे की खटखट सुनकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहां एक प्यारी सी लड़की खड़ी होती है। हाँ जी, कहिए। क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ, पहले रहती थी, पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। पर आप कौन है? और आपको कोई काम है क्या? तभी वो लड़की दौड़ती हुई आकर अंजलि के गले लग जाती है। अंजलि समझ नहीं पाती कि वो आखिर कौन है। अंजलि दूर हटती है और उसे अच्छे से देखती है। आखिर कौन है आप? अंजलि दीदी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी छुटकी पीहू हूँ दीदी। ये सुन अंजलि पीहू को रोते हुए गले लगा लेती है। कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। एक और कटकानंद कौशिक से भी अधिक दुष्ट है, ये पता चलता है, और दूसरी ओर अंजलि शिवानी की बेटी की तलाश में निकल पड़ती है। सब एक दूसरे की नजरों के सामने हैं, मगर किसी का राज किसी के सामने कब आने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।